हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, पीपी स्वानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। ईएमआई चैप्टर में आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया है ये, देयर एग्जिस्ट अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन अ सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस आर centered at O. The field is perpendicular to and out of the plane of paper, and its strength varies with time as B equals to B naught T. Find the induced electric field at distance R from the center. For following cases, first when small r is less than capital R, and second one when small r is greater than capital R. तो इसका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डायग्राम है पहले उसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक सर्कुलर रीजन है जिसकी रेडियस है कैपिटल आर, सेंटर ओ एंड रेडियस कैपिटल आर। तो ये सेंटर ओ है इसका और रेडियस कैपिटल आर है। और यहाँ पे दो केसेस के लिए हमें, और इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास बी नॉट टी। ठीक है, तो इस रीजन में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है बी नॉट टी। अब इस रीजन के अंदर ही एक पॉइंट है जहाँ पे स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर के बराबर है। तो वो सपोज़ ये पॉइंट है स्मॉल आर का, P1 पॉइंट बोल देते हैं इसे। और एक पॉइंट आउटसाइड है जहाँ पे स्मॉल आर इज़ ग्रेटर देन कैपिटल आर, उसे हम P2 पॉइंट ले लेते हैं। तो उसके लिए हमारे पास ये सरफेस हो जाएगा। ये दो पॉइंट हमें दिए हुए हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पे हमें दो केसेस पता हैं स्मॉल आर के, पहले एक इनसाइड का और एक फिर आउटसाइड का। पहले इनसाइड का केस देखते हैं, इनसाइड के लिए सॉल्व करते हैं इसे। तो इनसाइड के लिए जो हमने सर्कल बनाया P1 से पास करता हुआ सर्कल, उसके लिए लाइन इंटीग्रल करते हैं। तो E वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर लाइन इंटीग्रल अबाउट दैट पॉइंट P1 इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। कैसे? ये EMF की इक्वेशन होती है, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू EMF, एंड बाय फैराडे लॉ वी नो दैट EMF इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ से DL का जो इंटीग्रेशन आएगा वो उसका सर्कल का सर्कमफेरेंस हो जाएगा, एंड दैट विल बी 2 पाई r इक्वल्स टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। तो d अपॉन डी टी, फाई बी का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, तो E इंटू 2 पाई r इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ d अपॉन डी टी। मैग्नेटिक फील्ड हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है बी नॉट टी, और एरिया उस P1 वाले सर्कल का होगा। एरिया में उसका चाहिए जिसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। तो P1 से अंदर की बात कर रहे हैं हम, P1 से अंदर पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, तो पूरे रीजन का एरिया आएगा, एंड दैट विल बी पाई आर स्क्वायर। आर से स्क्वायर कैंसिल, सो यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, और पाई से पाई कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास E इंटू 2 इक्वल्स टू, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। तो इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा माइनस बी नॉट इंटू आर, बी नॉट इंटू आर। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इनसाइड के लिए माइनस बी नॉट इंटू आर अपॉन 2, ये इनसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। नाउ सेकंड केस P2 के लिए, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ P2 E वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, ये EMF हो गया, एंड इट इज़ इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, और नेगेटिव ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला B इंटू एरिया। यहाँ पे वो एरिया आएगा जो उस P2 पॉइंट के अंदर के सर्कल के अंदर जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। तो P2 सर्कल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पूरे रीजन में प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ कैपिटल आर तक प्रेजेंट है। तो एरिया जो है वो कैपिटल आर तक रहेगा सिर्फ, उसके बाद नहीं आएगा क्योंकि उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। लेकिन यहाँ पे DL जो है वो जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं उस पूरे रीजन का आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम P2 पॉइंट पर निकाल रहे हैं, तो जो इसका सर्कमफेरेंस है वो पूरे सर्कल का आएगा। सो E इंटू यहाँ पे इसका सर्कमफेरेंस हो जाएगा 2 पाई आर, नेगेटिव D अपॉन डी टी, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला B नॉट इंटू टी, और एरिया पाई कैपिटल आर स्क्वायर। सो पाई से पाई कैंसिल आउट, और E इंटू 2r इक्वल्स टू आ गया माइनस बी नॉट आर स्क्वायर, हैंस E इक्वल्स टू माइनस बी नॉट आर स्क्वायर अपॉन 2 स्मॉल आर। ये आउटसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A line charge of linear charge density lambda is parted uniformly on the rim of a wheel of mass m and radius r. The wheel has light non-conducting spokes and it is free to rotate about a vertical axis as shown. A uniform magnetic field extends over a circular region centered at the origin of the wheel given by less than a के लिए minus b naught k cap और greater than a के लिए 0. What is the angular velocity acquired by the wheel of the field is by the wheel as the field is suddenly switched off. ओके, तो लॉन्ग क्वेश्चन है, पहले एक बार वीडियो को पॉज करके पूरा डिटेल में पढ़ लो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन के साथ में ही डायग्राम दिया हुआ है, मैं डायग्राम अभी बना देता हूँ, उस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें इसे सॉल्व करना है।
तो इसमें एक तो हमारे पास ये सर्कुलर व्हील है, ये रिम है, ये रिम है, और इसके अंदर ये व्हील है, और इस रिम पर हमने एक चार्ज डेंसिटी दी हुई है लैम्डा, इस रिम पर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। ओके नाउ, और यहाँ पे ये है जेड एक्सिस, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये अपनी तरफ से नहीं लिख रहे हम, जेड एक्सिस, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इनटू द पेपर ये दी हुई है हमें, ठीक है। ये इनर पोर्शन जो व्हील का है इसका रेडियस है ए, और जो रिम का रेडियस है वो है कैपिटल आर। अब इसके लिए सॉल्व करते हैं। लाइन इंटीग्रल यानी ई एम एफ इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल्स टू माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी, और माइनस डी अपॉन डी टी, फाई बी का फॉर्मूला हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पूरे रिम के लिए निकालना है, रिम के लिए पूछा हुआ है, तो रिम का पूरा सर्कमफेरेंस आएगा एंड दैट विल बी 2 पाई कैपिटल आर माइनस डी अपॉन डी टी, मैग्नेटिक फील्ड बी, मैग्नेटिक फील्ड अब लेस देन ए के लिए निकालेंगे तो माइनस बी नॉट के, ग्रेटर देन ए के लिए ज़ीरो, तो यानी इस रीजन का मैग्नेटिक फील्ड तो ज़ीरो है, इस रीजन में कोई मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, तो इस रीजन के बारे में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें, आंसर उसका ज़ीरो आएगा। तो सिर्फ अंदर वाले पोर्शन के लिए बात करेंगे, तो अंदर वाले पोर्शन के लिए मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है बी नॉट के कैप, बी नॉट के कैप डॉट एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर ए रेडियस के सर्कल का हो जाएगा पाई ए स्क्वायर, और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है तो उसकी डायरेक्शन भी के कैप आएगी, तो ये दोनों के कैप हो गए। और हाँ, बी नॉट भी निगेटिव है तो ये निगेटिव निगेटिव प्लस हो जाएगा, तो ई इंटू 2 पाई आर इक्वल्स टू आ जाएगा डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी, बी नॉट के कैप के डॉट के कैप इज़ 1, तो बी नॉट पाई ए स्क्वायर, ठीक है। अपने पास ये आ गया यहाँ से। इसके बाद हमें निकालना क्या है, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए हम टॉर्क का फॉर्मूला लगाते हैं, टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स क्रॉस आर, एफ आर साइन थीटा, थीटा यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच का, और एफ का फॉर्मूला होता है क्यू इंटू ई, तो क्यू इंटू ई इंटू आर, और क्यू का फॉर्मूला होता है लैम्डा के टर्म में, लैम्डा इक्वल्स टू क्यू अपॉन लेंथ, लेंथ यहाँ पे 2 पाई आर रहेगा, जिसका हम इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे रिम पर है तो 2 पाई आर रहेगा, तो क्यू इक्वल्स टू लैम्डा इंटू 2 पाई आर इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू आर, ये हो गया। और टाउ का एक और फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, डी एल अपॉन डी टी, तो टाउ को हम डी एल अपॉन डी टी के बराबर लिख सकते हैं, तो यहाँ से डी एल अपॉन डी टी इक्वल्स टू ये आ गया। अब यहाँ पे ई इंटू 2 पाई आर, ई इंटू 2 पाई आर की ये वैल्यू लगा देते हैं, तो डी एल अपॉन डी टी इक्वल्स टू हो जाएगा लैम्डा इंटू आर, और ई इंटू 2 पाई आर की वैल्यू है डी अपॉन डी टी बी नॉट पाई ए स्क्वायर, बी नॉट पाई ए स्क्वायर, तो ये डी बी नॉट अपॉन डी टी है बेसिकली, इसको अलग रखते हैं, पाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है। ओके नाउ यहाँ पे डी टी दोनों साइड है तो उसको कैंसिल कर सकते हैं हम, तो यहाँ से बचेगा डी एल इक्वल्स टू लैम्डा आर पाई ए स्क्वायर डी बी नॉट, ठीक है। और डी एल का मतलब हुआ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है आई इंटू ओमेगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी, इट इज़ इक्वल्स टू, और इंटीग्रेशन कर दिया दोनों साइड हमने, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा आर पाई ए स्क्वायर डी बी नॉट का इंटीग्रेशन बी नॉट, तो यहाँ से ओमेगा इक्वल्स टू आ गया लैम्डा आर पाई ए स्क्वायर बी नॉट अपॉन आई, ठीक है। अब आई का फॉर्मूला क्या होता है, रिंग है ये, रिंग के लिए आई का फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर, आई इक्वल्स टू रिंग के लिए एम आर स्क्वायर सेंटर के अबाउट, तो लैम्डा आर पाई ए स्क्वायर अपॉन बी नॉट अपॉन एम आर स्क्वायर, तो आर से आर कैंसिल आउट, ये आ गया अपने पास फाइनली लैम्डा पाई ए स्क्वायर बी नॉट अपॉन एम इंटू आर, ये ओमेगा की वैल्यू आ गई इसमें, ओमेगा इक्वल्स टू फाइनली लैम्डा पाई ए स्क्वायर बी नॉट अपॉन एम आर। पूरा एक बार दोबारा देखना कैसे हुआ, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है तो इसमें टॉक वगैरह यूज़ हुआ है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसलिए दोबारा देख लेना इसे। ओके, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मोशनल ईएमएफ, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मोशनल ईएमएफ। इसका मीनिंग है कि हम ईएमएफ इंड्यूस करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करके,
और मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के कई तरीके हैं, उनमें से एक तरीका ये भी है कि हम किसी कंडक्टर को मूव कर रहे हैं वहाँ पे, तो मोशन की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है फैराडे लॉ को यूज़ करके, वो मोशनल ईएमएफ है। तो उसको हमें देखना है। यहाँ पे एक डायग्राम से मैं इसे समझाता हूँ। यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है इनटू द बोर्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये कंडक्टर रखा हुआ है रेक्टेंगुलर शेप में, एक 2 रेलिंग्स हैं, और इसके ऊपर एक मूवेबल कंडक्टर रखा हुआ है। ये PQ मूवेबल कंडक्टर है, और इस मूवेबल कंडक्टर को हम इस तरफ मूव करा रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर रेलिंग है SR, और ये PQ की लेंथ है सपोज़ L। तो इस केस में फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B वेक्टर डॉट A वेक्टर, यानी BA cos थीटा, BA cos थीटा। ठीक है, और E का फैक्टर होता है E, और हाँ ठीक है, थीटा। थीटा क्या होगा यहाँ पे? अब थीटा की डायरेक्शन यहाँ से निकाल सकते हो। एरिया वेक्टर आउट ऑफ द पेपर, प्लेन के बाहर होता है, आउट ऑफ द पेपर हो गया। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द पेपर है, तो थीटा हो जाएगा 180 डिग्री। तो B इंटू एरिया इंटू कॉस 180 डिग्री, ये फ्लक्स हो गया, यानी -BA। तो B तो यहाँ पे कांस्टेंट है, दिया हुआ है हमें, और ये इस किसी पॉइंट पर इसकी डिस्टेंस है यहाँ से x सपोज़, तो एरिया इसका हो जाएगा L इंटू एक्स। तो फाई इक्वल्स टू आ गया -B इंटू L इंटू एक्स। अब हमें EMF निकालना है। EMF का फॉर्मूला होता है -dφ/dt, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया d/dt, B इंटू L इंटू एक्स। यहाँ पे B कांस्टेंट है, L कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा dx/dt, और dx/dt का मतलब हुआ रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, यानी वेलोसिटी। तो मोशनल EMF का फॉर्मूला आ गया BVL। ये मोशनल EMF का फॉर्मूला है। मोशनल EMF इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना है इसे। और क्योंकि ये मोशन की वजह से ऑब्टेंड हो रहा है, इसलिए इसका नाम मोशनल EMF है। यहाँ पे मोशन का टर्म भी आ रहा है, स्पीड आ रही है बेसिकली इसमें। इसी का एक स्पेशल केस देखते हैं। मोशनल EMF इन अ स्ट्रेट कंडक्टर, ओके। तो हमें यहाँ पे इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक स्ट्रेट कंडक्टर यहाँ पे शो हो रहा है। ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है सपोज, इसकी लेंथ है L, और ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है B, और ये आगे की तरफ मूव कर रहा है V। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे पता करना है कि कौन हायर पोटेंशियल पर होगा, कौन लोअर पोटेंशियल पर होगा, पहली बात। तो हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल को पता करने के लिए आप यहाँ पे चार्ज अज्यूम कर लो Q, और इस मोशन के अकॉर्डिंग आप लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड रूल लगा सकते हो। ये इंड्यूस्ड इफेक्ट है, तो यहाँ पर राइट हैंड रूल लगाना चाहिए। लेकिन अगर आपको कंफ्यूज नहीं करना है तो मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। आप लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, यहाँ पे V जो दिया है उस डायरेक्शन में Q मूव कर रहा है, तो करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। तो जैसे मैंने आपको बताया था, सेकंड फिंगर करंट की डायरेक्शन होती है, तो सेकंड फिंगर में करंट की डायरेक्शन को शो करो, और फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इनटू द बोर्ड फर्स्ट फिंगर को शो करो। तो थंब की डायरेक्शन किधर आएगी वो देखना है आपको। थंब की डायरेक्शन यहाँ पे आएगी अपवर्ड। अगर ऐसा आप करोगे आप, तो ये सेकंड फिंगर की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में जो है वो आएगी, और फर्स्ट फिंगर इनटू द पेपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो थंब आपका इस डायरेक्शन में आएगा। थंब इस डायरेक्शन में आएगा, ये लेफ़्ट हैंड से लगाने पर है, लेफ़्ट हैंड से लगाने पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि Q जो है वो A की तरफ जाएगा, Q हमारा A की तरफ जाएगा। इसका मतलब Q पर फोर्स A की तरफ लगेगा, लेकिन हमें ये लेफ़्ट हैंड की वजह से लगाया है, और ये इंडक्शन का इफेक्ट है, इंड्यूस्ड इफेक्ट है। इंड्यूस्ड इफेक्ट में हमें राइट हैंड लगाना होता है सपोजिटली, तो इसका मतलब राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में फ़र्क ये है कि आंसर जो है हमारा वो अपोजिट आता है। तो यहाँ पे हमारा जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, क्योंकि हम राइट हैंड को लगाना चाहिए हमें। तो जो आंसर आएगा फोर्स का वो नीचे की तरफ आएगा। इसका मतलब Q जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगा। अगर Q नीचे की तरफ मूव करेगा, इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा है। इसका मतलब A पॉइंट इज़ पॉजिटिवली एट पॉजिटिव पोटेंशियल एंड B पॉइंट इज़ एट नेगेटिव पोटेंशियल। तो ऐसे हमें यहाँ से डायरेक्ट पता चल जाएगा। अगर आपको इसकी ट्रिक याद करनी है तो सिंपली बस इतना करो, लेफ्ट हैंड रूल लगाओ और थंब की डायरेक्शन देखो किधर आ रही है। थंब की डायरेक्शन जिधर आ रही है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पर होगा, वैसे ऐसे याद कर लो। तो यहाँ से हमें पता चल गया A पॉइंट पॉजिटिव पोटेंशियल पर है। अब इसकी मैथमेटिक्स देखते हैं। मैथमेटिक्स में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स से बैलेंस हो रहा है। अब मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, मोशन के लिए, मोशन ऑफ चार्ज के लिए।
और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है क्यू ई वेक्टर। तो यहाँ पे क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा और क्यू से क्यू कैंसिल आउट होकर हमारे पास आ गया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ उसे ई वेक्टर इक्वल्स टू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो पहली बात तो इस फॉर्मूले को अच्छे से याद रखना, इस फॉर्मूले, ये भी एक फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये हमें क्या शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मोशन ऑफ चार्ज या मोशन ऑफ वेव और मैग्नेटिक फील्ड तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको फैक्ट की तरह याद रखना। और इसके अलावा इसमें अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, इसको आप स्केलर फॉर्म में लो, यहाँ पे सब 90 डिग्री पर है तो वी बी साइन थीटा हो जाएगा। तो इसको हम सिंपली ई इक्वल्स टू वी बी भी लिख सकते हैं। और ई का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है ई एम एफ अपॉन लेंथ। तो ये हम लगाएंगे यहाँ पर, तो ई इक्वल्स टू आ जाएगा वी बी एल। तो यहाँ से जो पहले फॉर्मूला आया था वही फॉर्मूला यहाँ से दोबारा आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ईएमएफ है वो वी बी एल के बराबर है और ए हायर पोटेंशियल पर है, बी लोअर पोटेंशियल पर है। ओके, अब क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है अ वायर पी क्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर एंड लेंथ एल इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड वी ऑन यू शेप्ड रेल इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड। ट्रांसवर्स वर्ड का मतलब होता है परपेंडिकुलर। Strength B. Resistance of the rails is negligible. Draw equivalent circuit diagram representing induced EMF by the battery. Also find the current in the wire. ओके, इसका डायग्राम इस क्वेश्चन के साथ में दिया हुआ है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ उस डायग्राम को। तो यहाँ पे यू शेप की रेलिंग है, यू शेप की कंडक्टिव रेलिंग है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आउट ऑफ द पेपर है और कांस्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट एंड आउट ऑफ द पेपर। ये रेल है और यहाँ पे एक मूवेबल कंडक्टर लगा हुआ है जिसको हम वी स्पीड से आगे मूव करा रहे हैं। ये पी पॉइंट है उसका, ये क्यू पॉइंट है, ये वायर है पी और क्यू के बीच में। अब इसमें क्लोज लूप बनेगा, इसको मूव कराएंगे तो ईएमएफ भी जनरेट होगा और हाँ ठीक है, इसमें करंट फ्लो करेगा क्लोज सर्किट की वजह से। तो वो जो क्लोज सर्किट बनेगा वो कैसा होगा यहाँ पे, वो हमें ड्रॉ करके दिखाना है। तो ऑब्वियसली इसके लिए आपको सिंपली ये पता करना है कि पहले हायर पोटेंशियल पर कौन है। तो ये जो मैंने रेड से शो किया है इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो इस सर्किट को इसको मैं सिंपल ऐसे वायर बना देता हूँ जिसमें कोई रेजिस्टेंस है नहीं। पी क्यू की रेजिस्टेंस हमें दी हुई है, यहाँ पे बोला होता है रेजिस्टेंस ऑफ रेल्स इज नेग्लिजिबल, यानी जो रेड से शो किया उसकी रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। और पी क्यू सेक्शन की रेजिस्टेंस है आर, लेंथ एल है। तो पी क्यू सेक्शन की रेजिस्टेंस को मुझे शो करना पड़ेगा, वो रेजिस्टेंस यहाँ पे मैंने शो कर दी, ये आर रेजिस्टेंस है। अब इसके अलावा जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है वो सेल की तरह यहाँ पे शो करना पड़ेगा, तो वो और दिखाना है हमें। उसके लिए पोलैरिटी पता होनी चाहिए। तो पोलैरिटी पता करना मैंने अभी बताया था, उसी टेक्निक को यहाँ पे लगाओ और चेक करो पी पॉजिटिव पोटेंशियल पर आएगा या क्यू आएगा। तो पीछे वाले केस में देखना सब कुछ सेम है जैसे पीछे वाले केस में था, जो भी मैंने बताया था, बस एक फ़र्क है कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर थी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेपर है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपने अपोजिट कर दी तो ऑब्वियसली पोलैरिटी भी अपोजिट आएगी। तो पिछले केस में जो अपर पॉइंट था वो हायर पोटेंशियल पर आ रहा था, तो यहाँ पे लोअर पॉइंट हायर पोटेंशियल पर आएगा, यानी बैटरी जो है या सेल जो है वो उस टाइप की पोलैरिटी की बनेगी। तो हमारे पास पोलैरिटी आ गई और इसका फॉर्मूला तो ऑब्वियसली लेंथ एल है तो ई इक्वल्स टू वी बी एल रहेगा, करंट इस डायरेक्शन में। और करंट यहाँ पे कितनी आएगी, ई अपॉन आर, यानी वी बी एल अपॉन आर, ये हमारे पास करंट आ जाएगी। ओके, ये इस क्वेश्चन का सर्किट जो बना है वो इसका आंसर है। ऐसे में सर्किट ड्रॉ करके दिखाना था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है फिगर शोज 4 कंडक्टिंग रॉड्स विद एंड पॉइंट्स मार्क्ड ऑन देम, their dimensions also mentioned in the figure. Each rod is being moved with constant velocity v as shown. What is the EMF developed between the end points and of each rod? ओके, तो क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं डायग्राम से समझा देता हूँ क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। यहाँ पे कुछ केसेस दिए हुए हैं, उन केसेस के लिए हमें मैग्नेटिक EMF इंड्यूस निकालना है। पहला केस, ये सिंपल एक रॉड दी हुई है, ये ए ये बी, और ये मूव कर रही है वी इस डायरेक्शन में, और ये लेंथ है इस टाइप से, और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड। तो यहाँ पे ईएमएफ कितना आएगा वो हमें देखना है। तो पहली चीज़ तो ये कि हमने फॉर्मूला निकाला था ईएमएफ का, वी बी एल आ रहा था। इसमें आप याद रखना कि जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो हमेशा लेंथ के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अगर वो लेंथ के परपेंडिकुलर नहीं है तो हमें उसका फैक्टर निकालना पड़ेगा लेंथ के परपेंडिकुलर, और उसको लेना पड़ेगा इस फॉर्मूले में। तो इसको अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो इस टाइप से आता है। इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट एल वेक्टर,
ये इसका वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला है, तो इम्पॉर्टेंट है, इसको अलग से नोट कर लेना, ठीक है। इससे हमें पता चल रहा है ये चीज़। शॉर्ट ट्रिक में याद रखना है तो इतना याद रखो बस कि वेलोसिटी और लेंथ एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, इस फॉर्मूले को लगाने के लिए। तो यहाँ पे ऐसा है, लेंथ के परपेंडिकुलर वेलोसिटी है क्लियरली, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर इसमें वैल्यू लगा देते हैं, वी बी एल वैल्यू लग जाएगी, आंसर आ जाएगा। एल की जगह यहाँ पे कैपिटल एल है, आंसर ये आ गया। हायर पॉइंट पे कौन सा, हायर पोटेंशियल पे कौन है ये भी आप पता कर सकते हो इसमें आप सॉल्व करके देखना, जैसे मैंने पहले बताया था, हायर पे बी पॉइंट आएगा, बी पॉइंट यहाँ पे हायर पोटेंशियल पर है। ओके, नाउ सेकंड पार्ट, एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ ये हायर पोटेंशियल पर सही आ रहा है या नहीं। लेफ्ट हैंड से लगाया तो करंट यानी सेकंड फिंगर नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर, तो जो थंब की डायरेक्शन है वो बी की तरफ आ रही है, और मैंने शॉर्ट ट्रिक में बताया था जिधर थंब आ रहा है उधर वही हायर पोटेंशियल पर होगा, तो थंब मेरा बी की तरफ आ रहा है लेफ्ट हैंड से, तो बी पॉइंट ही यहाँ पे हायर पोटेंशियल पर है, इसी से आप लगा के देख लेना इसे। नाउ बी पार्ट में सेम यही डायग्राम है, सेम वही लेंथ, सब कुछ सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम इनटू द पेपर, बी वैल्यू, बस यहाँ पे वेलोसिटी अब इस डायरेक्शन में कर दी है। अब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि जो लेंथ और वेलोसिटी है वो सेम डायरेक्शन में आ गई है, तो सेम डायरेक्शन में आई, हमें इसका फैक्टर लेना पड़ेगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लिए, तो 90 डिग्री पे फैक्टर जो आता है वो ज़ीरो आता है, इसका मतलब EMF यहाँ पे 0BL यानी ज़ीरो आ जाएगा, इस केस का EMF है ज़ीरो। थर्ड केस में ये हमें सेक्शन दिया हुआ है, इसकी लेंथ है L, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इनटू द पेपर B, और स्पीड जो है इसकी, मोशन जो हो रहा है वो इस एंगल पर हो रहा है। तो जैसे मैंने बोला कि हमें वेलोसिटी अगर किसी एंगल पर दी हुई है तो हमें लेंथ के परपेंडिकुलर उसका फैक्टर चाहिए होता है, तो लेंथ के परपेंडिकुलर इसका फैक्टर करेंगे तो v cos थीटा आएगा, तो हम यहाँ पे वेलोसिटी v cos थीटा लेंगे, तो EMF आ जाएगा यहाँ पे PQ के लिए v cos थीटा B इंटू एल, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट डी पोर्शन में दिया हुआ है ये यू शेप का कंडक्टिव अरेंजमेंट, और यहाँ पे सारी लेंथ L के ही बराबर है, और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है V डायरेक्शन में, और ये L R M S ऐसे दिया हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है, ठीक है। अब यहाँ पे जितनी भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं सारी निकालते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि अगर आप LR के लिए बात करो, फॉर LR एंड MS the speed and length are in same direction, hence ELR equals to EMS equals to 0। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो EL equals to ER, यानी इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है, और EM equals to सॉरी ये अलग है और ये अलग है, EM equals to ES। तो एक चीज़ तो हमें ये पता चल गई, तो यहाँ पे सिर्फ LM पोर्शन की वजह से ही मैग्नेटिक EMF आएगा, एंड दैट विल बी क्या हो जाएगा ELM। तो ये भी पता कर लेते हैं पहले कि हायर पोटेंशियल पे कौन होगा। वही फिर सेम रूल लगाओ, यहाँ पे मैं करंट यहाँ पे लेफ़्ट की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू, तो थंब की डायरेक्शन M की तरफ आएगी, यानी M यहाँ पे हायर पोटेंशियल पर होगा, तो ये EML लेते हैं ऐसे, EM माइनस EL इक्वल्स टू आएगा VBL, ये इसका फॉर्मूला आ जाए, आंसर आ जाएगा। पूरे कंडक्टर के लिए यही मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब यहाँ पे आपसे अगर पूछता है EL माइनस ES क्या होगा, तो EL माइनस ES निकालना है। ES हमने देखा EM के बराबर था, तो ये EL माइनस EM हो जाएगा, तो ये इसका अपोजिट यानी माइनस VBL हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे आपसे ERS पूछता है तो ER माइनस ES इसका मतलब है ER का इक्वल्स था EL के, तो ER EL के इक्वल है, और ES EM के इक्वल है, तो ये यहाँ से अलग से फिर से माइनस VBL आ जाएगा। ऐसे ही आपसे अगर पूछा EMR, तो ये EM माइनस ER हो गया, EM की जगह EME और ER की जगह आ जाएगा EL, तो EM माइनस EL ये VBL के बराबर है। तो कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस आपसे पूछा जाए आप ऐसे इसको निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। An angle CBD made of conducting wire moves along its bisector through a magnetic field B suggested by a figure. What is the EMF induced between ends points C and D if the magnetic field is perpendicular to the plane of the angle?
ओके, क्वेश्चन को आप रीड कर लो चाहो तो, लेकिन मैं डायग्राम से फिर भी समझा देता हूँ। क्वेश्चन बहुत बेसिक है। क्वेश्चन में ये डायग्राम दिया हुआ है, ये BC सेक्शन है और ये BD सेक्शन है, दोनों इक्वल लेंथ के और बिल्कुल सिमेट्रिकल सेक्शन है। ये C पॉइंट, ये B पॉइंट, ये D पॉइंट, और इनके बीच का एंगल है 120 डिग्री, और ये इस डायरेक्शन में V स्पीड से मूव कर रहे हैं। ये L लेंथ है, ये L लेंथ है। तो यहाँ पे, और मैग्नेटिक फील्ड इसमें इनटू द पेपर इस डायरेक्शन में। तो सारे पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे हमको निकालने हैं। तो जैसे पहले हमें VC माइनस VB निकालना है, VC माइनस VB। तो VC माइनस VB में L को हमें परपेंडिकुलर करना होगा V के, तो L को V के परपेंडिकुलर करने के लिए हमें L का फैक्टर इस डायरेक्शन में लेना होगा। तो ये 60 डिग्री एंगल होगा यहाँ पे, तो L का फैक्टर इधर आ जाएगा L साइन 60, L साइन 60। तो L साइन 60 आ गया। और यहाँ पे हायर पोटेंशियल पे कौन होगा वो भी देख लेते हैं। तो उसके लिए रूल लगाओगे आप लेफ्ट हैंड वाला, तो हायर पोटेंशियल पर आएगा C पॉइंट। C पॉइंट हायर पोटेंशियल पर है। और ऐसे ही आप BD के लिए लगाओगे, तो BD के लिए D पॉइंट हायर पोटेंशियल पर आएगा। सो नाउ इसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो VC माइनस VB इक्वल्स टू हो जाएगा L साइन 60 V इंटू B। तो L साइन 60 वैल्यू √3/2 इंटू VB, ये इसका आंसर हो गया। ऐसे ही आप यहाँ से VD माइनस VB निकालोगे तो वो भी आ जाएगा सेम √3/2 L VB, क्वेश्चन नंबर 2। और यहाँ से आप नेट इसका निकालोगे, यानी VC माइनस VD, VC माइनस VD। तो इसके लिए हमें इसको इसका हमें नेट लेना पड़ेगा। नेट यानी पूरा L साइन 60 प्लस L साइन 60, तो टोटल लेंथ हो जाएगी 2L साइन 60 इंटू V इंटू B। तो ये हो गया 2L √3/2 V इंटू B, 2 से 2 कैंसिल आउट, VBL √3, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी इससे हमें एक रूल पता चल रहा है कि अगर आपको ऐसा कोई ऑड शेप दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, बस डिस्प्लेसमेंट ले लेना है। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट ले लेना है, उसको यूज़ करके हम सीधा आंसर निकाल सकते हैं।